नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। वॉर जोन से अहम खबर, रूस ने लिया एंगल्स का बदला। 24 घंटे में 147 जगहों पर अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन असेंबलिंग यूनिट ध्वस्त की है। यूक्रेनी सेना को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूस ने प्रतिशोध पूरा कर लिया है। दरअसल रूस क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक से रूस के कई शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, रूस के आसमान में ड्रोन और मिसाइलें नजर आने लगी, जिनका प्राइमरी टारगेट था रूस का एंगल्स एयरबेस, जहां बीती रात यूक्रेन ने नाटो के हथियारों से हमला किया। हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान की खबर है। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक से यूक्रेन ने रूस के इसी एयरबेस पर बड़ा हमला क्यों किया, और अब पुतिन इसका प्रतिशोध कैसे लेंगे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 7 जनवरी, जगह रूस के सरातोव से 14 किलोमीटर पूर्व में स्थित एंगल्स एयरबेस। एक के बाद एक रूस के करीब 55 बॉम्बर यहां लैंड हुए। ये सभी बॉम्बर विनाशक मिसाइलों से लोड थे। लेकिन अचानक 8 जनवरी की रात 2 बजे के आसपास रूस का एंगल्स एयरबेस दहलने लगा। ये यूक्रेन की ड्रोन और मिसाइलें थी, जिन्होंने रूसी एयरबेस को दहलाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक धमाके देखे जाने लगे। दरअसल कल रूस में क्रिसमस की रात थी। रूसी नागरिक ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मना रहे थे। पूरा देश क्रिसमस की खुशियों में डूबा था। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस पर हमले किए। आठ जनवरी की रात 2 से सुबह 5 बजे तक अलग अलग जगहों पर हमले किए गए। एंगल्स में यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए। सारातोव में इंडस्ट्रियल साइट को तबाह कर दिया गया। मॉस्को, किरोव और रोस्टोव में भी हमले किए गए। रूस ने एंगल्स एयरबेस पर 55 बॉम्बर्स की तैनाती की थी। इसकी रिपोर्ट हमने सुपर प्राइम टाइम में 24 घंटे पहले ही आपको दी थी। तो यूक्रेन पर हमलों की तैयारी के लिए रूस ने बड़े पैमाने पर एटमी बॉम्बर तैनात किए। पूर्वी रूस के एयरबेस से बॉम्बर बुलाए गए। इन सब बॉम्बर्स को आर्कटिक के करीब एंगल्स एयरबेस पर तैनात किया गया। रिपोर्ट है कि 55 से ज्यादा रूसी बॉम्बर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। आज रात यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। बॉम्बर्स के हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी हमले किए जा सकते हैं। आशंका थी कि रूस क्रिसमस के बाद यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने रूस के इस बेस पर हमला कर दिया। दावा है कि हमले में रूस के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और कई बॉम्बर जलकर खाक। हालांकि अब तक नुकसान से जुड़े आंकड़े सामने नहीं आए। ये एंगल्स एयरबेस के पास मौजूद ऑयल डिपो का वीडियो है। दावा है कि यूक्रेन ने यहां 11 से ज्यादा ड्रोन हमले किए,
जिसके बाद एक 5 धमाके सुने गए। ऑयल डिपो की वजह से यहां जबरदस्त तबाही होने की आशंका है। आग पर पिछले 12 घंटे से काबू नहीं पाया जा सका है। यूक्रेन ने इसके अलावा भी रूस के कई शहरों पर सबोटाज हमले किए। मॉस्को में भी अचानक पुलिस स्टेशन के पास मौजूद इमारत में आग लग गई। दावा है कि इस आग में पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा जलकर राख हो गया। ये किरोव की तस्वीरें हैं। यहां एक 5 मंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। वीडियो में धू धू कर जलते अपार्टमेंट को साफ साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा रोस्टोव में भी एक इमारत में आग लग गई। आगजनी में इमारत के 5 अपार्टमेंट जलकर खाक हो गए। यूक्रेन ने रूस पर करीब 12 अटैक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। दावा है कि यूक्रेन ने 100 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन भी दागे। क्रिसमस की रात हुए हमलों से पुतिन आग बबूला है। खबर है कि पुतिन ने इसका बदला कीव को राख बनाकर लेने का फैसला किया है। पुतिन इस ऑपरेशन को बेलारूस से अंजाम देने की तैयारी में है। यहां पर रूस और बेलारूस का बारानोविची ज्वाइंट एयरबेस है और इस एयरबेस की कीव से दूरी महज 430 किलोमीटर है। बारानोविची एयरबेस पर रूस बड़ी संख्या में अपने बॉम्बर्स को तैनात करने वाला है। बारानोविची एयरबेस पर TU-160 बॉम्बर तैनात करने की तैयारी है। पुतिन यहां पर करीब 6 TU-160 बॉम्बर को तैनात कर सकते हैं और इसके अलावा 7 TU-95 बॉम्बर्स की तैनाती भी संभव है। इन्हीं बॉम्बर से कीव को राख बनाने की तैयारी है। पुतिन बेलारूस के बाब्रुइस्क एयरबेस पर जो इस्तेमाल है वो कीव को दहलाने के लिए करने वाले हैं। बेलारूस का सबसे अहम एयरबेस है। बाब्रुइस्क से कीव की दूरी महज 315 किलोमीटर है। दावा यह है कि पुतिन यहां पर ओरेश्निक की तैनाती करने वाले हैं। ओरेश्निक रूस की सबसे एडवांस और घातक मिसाइल है। पुतिन यहां पर करीब 15 मिसाइलों की तैनाती कर सकते हैं। ओरेश्निक से सेंट्रल कीव पर हमले की तैयारी है। आप देखिए, साफ है कि पुतिन ने कीव को राख बनाने की तैयारी कर ली है। मिसाइलों और बॉम्बर की तैनाती बेलारूस में होने के बाद किसी भी घंटे कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। दरअसल यूक्रेन बीते 3 दिनों से रूस पर हमला कर रहा है और बीती रात तो उसने सारी हदें पार कर दी। ऐसे में पुतिन बेहद क्रोधित है। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल इसके पीछे जो बाइडेन का दिमाग माना जा रहा है। दावा है कि यूक्रेन को हमले के सटीक कोऑर्डिनेट्स अमेरिकी इंटेलिजेंस से मिले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एंगल्स एयरबेस पर तैनाती की खबर भी यूएस ने ही लीक की थी। जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन चाहते हैं कि पुतिन बदले की आग में झुलसते रहे। रूस यूक्रेन पर हमला करे और ट्रंप उसे हथियार देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में पुतिन को डर है कि यूक्रेन के हमले यहीं पर नहीं रुकने वाले। पुतिन ने मिलिट्री ठिकानों की सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए हैं। दरअसल हमलों के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक बुलाई गई। मीटिंग में सेना प्रमुख वेलारी गेरासिमोव और रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु मौजूद थे।
पुतिन ने इन्हें यूक्रेन से प्रतिशोध की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही रूसी एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। एक तरफ ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग सबसे भयावह मोड़ पर पहुंच चुकी है। मौजूदा हालातों में ट्रंप की ताजपोशी के बाद भी सीज फायर दूर की कौड़ी लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और अहम खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना के कमांड पोस्ट पर हमला किया गया। खार्किव में रूस की कमांड पोस्ट थी। हाइमार्स और ATACMS से अटैक को अंजाम दिया गया। बीस जनवरी की तारीख जंग के लिए सबसे अहम हो गई है। ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका की यूक्रेन नीति काफी स्पष्ट हो जाएगी। आशंका यह है कि यूक्रेन को समर्थन न घटेगा और इसलिए यूक्रेन ट्रंप की वापसी से पहले रूस में कुर्स्क की जमीन पर कब्जा बढ़ाना चाहता है। यही रणनीति पुतिन की भी है, लेकिन दो मोर्चों पर रूसी सेना को काम करना है। पहला है कुर्स्क, जहां से यूक्रेनी सेना को बाहर करना है, और दूसरा है डोनेस्क, जिस पर संपूर्ण विजय पताका फहरानी है। आप देखिए, मीट ग्राइंडिंग मशीन कही जाने वाली कुर्स्क और डोनेस्क की जंग में किसको कितनी बढ़त मिली है। रूस का कुर्स्क और यूक्रेन में डोनेस्क प्रांत का पोक्रोवस्क जमीनी जंग के ये दो भीषण रक्तपात वाले एपिसेंटर बन चुके हैं। पल पल जंग का पलड़ा इधर उधर हो रहा है। कभी यूक्रेन की सेना कुछ चौकियों पर कब्जा जमा लेती है, तो कभी रूसी सेना एक झटके में यूक्रेनी चौकियों पर तैनात सैनिकों को मार गिराती है। राष्ट्रपति पुतिन ने क्रिसमस पर बुलाई गई आपात बैठक में 30 जनवरी तक कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को बाहर करने का लक्ष्य तय कर दिया है। और इसी तरह 20 जनवरी तक ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने और न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेनी झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। दोनों राष्ट्रपतियों ने कुर्स्क की जंग के लिए अपने अपने कमांडर तैनात कर दिए हैं। पुतिन ने अपने टॉप जनरल और देश के उप रक्षा मंत्री यूनुस येवकोरोव को कुर्स्क विजय की जिम्मेदारी सौंपी है, और ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट तक सेना को पहुंचाने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल के अधिकारी आंद्री कोवलेंको को सौंप दी है। कुर्स्क में भीषण रक्तपात शुरू हो चुका है। पुतिन के कमांडर ने 7 जनवरी को अपनी पहली रणनीति धरातल पर उतार दी। यूक्रेनी सेना पर कुर्स्क के कई इलाकों में जबरदस्त हमले किए गए और इनके लिए अलग अलग ब्रिगेड मैदान में उतारी गई। रूस ने उत्तर कोरियाई आर्टिलरी कुर्स्क में उतार दी है। रूसी सेना की 82वीं एलीट ब्रिगेड को उतार दिया गया है। इसके साथ ही रूसी वायुसेना ने ग्लाइड बम से हमले शुरू कर दिए हैं। FPV ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी वायुसेना ने कुर्स्क में कुछ इस तरह ग्लाइड बम से हमले बढ़ा दिए हैं। कुर्स्क के छोटे बड़े मकानों और वेयरहाउस में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बरसाया जा रहा है। इसके साथ ही रूसी सेना ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की ओर बढ़ रहे यूक्रेनी सैन्य वाहनों और टैंकों पर जबरदस्त हमले किए। रूस के हमले से यूक्रेनी टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हमले के बाद टैंक का कमांडर और गनर भाग निकले। टैंक का ड्राइवर ड्रोन हमले में मारा गया। कुर्स्क की जंग में रूस ने नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी को भी उतार दिया है।
किम के 170 mm M1989 कॉक्सान आर्टिलरी सिस्टम से गोलाबारी की जा रही है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक हमला करने की है। रॉकेट असिस्टेड गोले से ये 60 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। रूस की मल्टी फ्रंट जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की बर्दिन टुकड़ी को हुआ है। बर्दिन के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं। यूनुस येवकोरोव के आदेश पर रूसी एलीट ब्रिगेड ने न्यूक्लियर प्लांट की ओर बढ़ रही इस टुकड़ी पर बर्दिन में घात लगाकर हमले किए हैं। 7 जनवरी को हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यूक्रेन की पहली टुकड़ी मलाया लोखन्या से अल्गोव की तरफ बढ़ रही है, जहां से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ कूच किया जाएगा। यूक्रेन सेना की दूसरी टुकड़ी बार्दिन से होते हुए जंगलों के रास्ते कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दूसरी टुकड़ी में ज्यादा टैंक और जवान तैनात किए गए थे। पुतिन के कमांडर ने सबसे पहले इस टुकड़ी को टारगेट किया है। बर्दिन से चली टुकड़ी घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 7 जनवरी की शाम को यह टुकड़ी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। पुतिन के कमांडर की रणनीति के मुताबिक बर्दिन के जंगलों में इस टुकड़ी पर गुरिल्ला हमला किया गया। रूसी सेना के सैन्य वाहन और इन्फेंट्री के जवानों ने इस टुकड़ी को जंगलों में घेर लिया। घात लगाकर किए गए इस हमले में बर्दिन की टुकड़ी का करीब करीब सफाया हो चुका है, यानी कि ज़ेलेंस्की के कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की एक जो रणनीति है वो नाकाम कर दी गई। आप देखिए। रूस ने यूक्रेन की बर्दिन टुकड़ी पर बड़े हमले करके उसे खत्म कर दिया है और यूक्रेनी सेना के सैनिक कुर्स्क में लगातार सरेंडर कर रहे हैं। सात जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले सुज्जा पर शेलिंग बढ़ा दी है। इस बमबारी में यूक्रेन के 36 सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। रूसी सेना कुर्स्क में 12,000 FPV ड्रोन, 800 लैंसर ड्रोन, 2,500 UAV का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी सेना फिलहाल कुर्स्क में मलाया लोकानिया, बोल्शोय, सोल्दात के कोय पर कब्जा जमाए हुए है। यहां से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की दूरी 50 से 60 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की का फोकस कुर्स्क है तो पुतिन का फोकस कुर्स्क के साथ डोनेस्क भी है। डोनेस्क की जंग में रूसी सेना ने बीते 3 दिन में 3 कस्बों पर कब्जा जमा लिया है और कुराखोव तक रूस का निर्बाध नियंत्रण स्थापित हो चुका है। अब रूसी सेना ने डोनेस्क की निर्णायक जंग शुरू कर दी। रूसी सेना तेजी से पोक्रोवस्क सहित कई फ्रंट की ओर बढ़ रही है। पोक्रोवस्क पर 3 दिशा से हमले शुरू कर दिए गए हैं। पोक्रोवस्क के साथ साथ लीमन, सिवेर्स्क, क्रामातोर्स्क, तोरस्क पर कब्जे की जंग तेज कर दी गई है। यूक्रेन जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस ने यहां बड़ी तादाद में आर्टिलरी और सेना भेज दी है। एक तरफ यूक्रेन कुर्स्क में अपना कब्जा बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ रूस को आगे बढ़ने से रोकने में कमजोर पड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि 20 जनवरी तक रूस काफी हद तक मजबूत होकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बाल्टिक सागर में नेटो का बेड़ा तैनात किया गया है। फिनलैंड, एस्टोनिया के जहाजों की गश्त, सीबेड केबल की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। युद्ध के विस्तार की आशंका और ज्यादा इससे बढ़ गई। ट्रंप के सत्तासीन होने से पहले रूस यूक्रेन की जंग में एक ऐसी रणनीति के जंग को भड़काने की कोशिश हो रही है जो ट्रंप के लिए भी इस क्षेत्र में युद्ध विराम की संभावना को खत्म कर देगी। इस कोशिश के लिए ब्लूप्रिंट टीम बाइडेन की तरफ से बनाया गया और इसका मकसद है कि आने वाले दिनों में भी अमेरिकी मदद यूक्रेन को ना रुके। लेकिन इस प्लान में जंग का केंद्र क्या है? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जगह है ट्रंप की भी कमजोरी। आप देखिए कैसे बदला जंग का प्लान। युद्ध का नहीं निकलेगा समाधान।
जंग का केंद्र क्रीमिया, रूसी हेडक्वार्टर का पता चल गया। मोर्चे पर हुए तैनात यूक्रेनी सेना के जवान। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को मिली बढ़त ने ज़ेलेंस्की का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि अब बारूदी अभियान की दिशा बदलकर यूक्रेनी सेना नई सफलता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और यह दिशा है यूक्रेन का दक्षिणी क्षेत्र। रूस की सदर्न नेवी का मुख्य पोर्ट क्रीमिया, जिस पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस मिशन में खुले तौर पर साथ देने जा रहे हैं बाइडेन, जिनके लिए 20 जनवरी से पहले हर वो काम करना जरूरी है जो उनके सत्ता विहीन होने के बाद भी इस जंग में यूक्रेन को कमजोर ना होने दे। और इस प्लान की पृष्ठभूमि यूक्रेन ने तैयार कर ली है, जिसके बाद टीम बाइडेन ने क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा है कि यूक्रेन के गुरिल्लाओं ने क्रीमिया के अंदर रूसी सैन्य मुख्यालय का पता लगा लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैनिटोरियम के मैदान में बड़ी संख्या में सैन्य मालवाहक हैं। यानी रूस ने अपने सैनिक और सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए भी किया है, ताकि यूक्रेन नागरिक ढांचे पर पलटवार ना कर सके। लेकिन अब बाइडेन ने इसी जानकारी के आधार पर अपनी टीम को एक्टिवेट किया है, इसलिए टारगेट अब क्रीमिया है। लेकिन सवाल अटैक प्लान का है, वो कैसे होगा? क्रीमिया पर ऑपरेशन के लिए बनाए गए ब्लूप्रिंट में रास्ता समुद्र होगा। हवाई हमले के लिए भी बारूदी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी तैयारी का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। यह वीडियो भले ही दक्षिणी खेरसोन का है, लेकिन इसमें यूक्रेन की ताकत की नुमाइश है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम पंजशीर S-1 और ओसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया है। ठीक ऐसे ही हमले यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा आपको चौंका देगा। यह तस्वीर यूक्रेन के उस जल दैत्य की है जो ब्लैक सी से रूस के सदर्न पोर्ट के लिए सबसे बड़ा संकट है। यह वही जलास्त्र है जिसने कर्च ब्रिज को ध्वस्त किया था। और अब यूक्रेन का यह ताकतवर हथियार रूसी नेवल फ्लीट और ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के नेवल कामिकाजे ड्रोन की लंबाई महज 1 मीटर है और इसका वजन 8 किलोग्राम है, लेकिन यह घातक हथियार 3 किलोग्राम पेलोड ढोने में सक्षम है और इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो ब्लैक सी में बड़ी संख्या में तैनात रूस के जहाजों के लिए अब सबसे बड़ा संकट है। यानी क्रीमिया में बारूदी जलजला लाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस तैयारी का मकसद क्या है और यह भी जंग के विस्तार की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है? जवाब है हाँ। बाइडेन के क्रीमिया प्लान के तहत 20 जनवरी से पहले जंग को भड़काने की तैयारी है, ताकि जंग को उस रास्ते तक पहुंचाया जा सके जहां से वापसी नामुमकिन हो, चाहे ट्रंप सत्तासीन होकर भी सीज फायर ना कर सके, ना ही यूक्रेन होने वाली हथियारों की सप्लाई वो रोक सके। क्योंकि क्रीमिया ट्रंप की कमजोरी है, जो काला सागर में अमेरिका के लिए मुफीद ठिकाना है, और अगर इस दिशा में यूक्रेनी सेना बढ़ती है तो क्रीमिया को पूरी तरह से कब्जे में लेना ट्रंप के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए बाइडेन ने अपनी जर्मनी की यात्रा रद्द कर दी
और नेटो देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें पहला कदम बाइडेन ने अपने कार्यकाल की आखिरी मदद देकर उठाया है। इस मदद में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इस मदद के रूप में यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे और ये हथियार 20 जनवरी के पहले पहुंचा दिए जाएंगे। बाइडेन के इस एक्शन के बाद यूरोपीय देशों ने भी कमर कस ली है, जिसमें जर्मनी ने यूक्रेन को KF-41 लिंक्स इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल दे दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉयल नेवी ने भी यूक्रेन के लिए नए हथियार जारी कर दिए। इसमें मानव रहित पनडुब्बी का शिकार करने वाला रोबोटिक हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा कामिकाजे ड्रोन्स की खेप भी जारी कर दी है। हालांकि इस युद्ध में ट्रंप का रुख क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इशारा रूस के पक्ष में मिला है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर रूस का रुख समझते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण से पहले पुतिन से नहीं मिल पाएंगे। यही वो इशारा है जिसने क्रीमिया के मुहाने पर बारूद सुलगा दिया है। लेकिन जैसे ही क्रीमिया पर आंच आई, वैसे ही पुतिन ने यूरोप और अमेरिका के मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी, जिसमें बेलारूस भी शामिल हो सकता है। और यह अनुमान नहीं है बल्कि ऐलान है जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है। उनका दावा है कि ज़ेलेंस्की बेलारूस को भी युद्ध में घसीटना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन व्यवहार बदलकर वो बहुत कुछ खो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप का मुहाना बेलारूस से खुल सकता है। यानी ये जंग रूस बनाम नेटो तो होगी, लेकिन रूस के साथ अपने सहयोगी भी होंगे, जिसमें चीन भी शामिल होगा। वो चीन जिसने रूस की शैडो फ्लीट को इस समय अपने शेडोंग पोर्ट पर रोका है, वो भी सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। लेकिन इसका मकसद है समुद्री जंग की वो रणनीति जिसमें रूस चीन साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, वॉर जोन से अहम खबर है। कुर्स्क में रूस के हमले को नाकाम किया गया। रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के SSO यूनिट का बड़ा ऑपरेशन, 2 टैंक और 5 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किए गए। इधर अरब में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार ईरान इजराइल के परमाणु ठिकाने को तबाह कर सकता है, जिसके पलटवार में इजराइल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ईरान की बौखलाहट की वजह है अमेरिका में हुई एक सीक्रेट मीटिंग, जिसमें ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद ईरान ने महाविनाश की धमकी दे डाली है, जबकि इजराइल अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुट गया है। इन सब के बीच ईरान का अंदेशा है ट्रंप के शपथ ग्रहण यानी कि 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला हो सकता है। अब होगा महायुद्ध। क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। ट्रंप के ऐलान के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विध्वंसक प्लान बनाया है, जिसके तहत वो उन तमाम दुश्मनों का खात्मा करेंगे जो इजराइल के लिए संकट बन चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान समझिए। सबसे पहले ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह किया जाएगा। प्रॉक्सी गुटों की लीडरशिप को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। प्रॉक्सी गुटों को हथियार और रसद सप्लाई रोकी जाएगी और सबसे आखिर में प्रॉक्सी के सरपरस्त ईरान पर हमला किया जाएगा।
लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अरब में बने नए गठबंधन को कैसे रोके, क्योंकि ईरान की मदद के लिए चीन और रूस साथ आ गए हैं। ऐसे में इजराइल एक ऐसे विकल्प पर काम कर रहा है जिसमें ईरान की एटॉमिक शक्ति को ही मिटा दिया जाए। इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को फ्रंट फुट पर रखेगा। मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों की सारी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को दे दी है। अब अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो ये अरब में महाविनाश की शुरुआत होगी। पेंटागन ये बता चुका है कि ईरान परमाणु हथियार करीब करीब बना चुका है। ऐसे में पलटवार करने के लिए ईरान इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने अपनी शक्ति दिखाकर पश्चिमी देशों को धमकी दी है। एक तरफ ईरानी सेना ने दक्षिण ईरान में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यह ठीक न्यूक्लियर ठिकाने फोर्दो और नतांज के पास किया जा रहा है। ईरान यह बताना चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर ठिकानों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों की जासूसी करा रहा है, जिससे इजराइल पर सटीक हमले करके उससे बड़ा नुकसान पहुंचा सके। दरअसल ईरान इस कोशिश में है कि इजराइल के हमले से पहले ही इजराइल में तबाही मचा दे। इसके लिए उसने ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ईरान ने नया रडार सिस्टम तैयार किया है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर बना लिया है। भूमध्य सागर में 2 नए फ्लोटिंग बेस यानी वॉरशिप उतारे हैं। साथ ही जल थल नभ में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। मोसाद ने इनपुट दिया है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। दक्षिणी ईरान में युद्धाभ्यास इसी का संकेत है। ईरान की गतिविधि जानने के लिए अमेरिका ने ईरान के आसमान में स्पाई ड्रोन और टोही विमान भेजा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कराना चाहता है, इसलिए जासूसी करा रहा है। हो सकता है बाइडेन राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ईरान पर हमला कर दे, यानी यह हमला 20 जनवरी से पहले कभी भी हो सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन के साथ ईरान को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बात हुई थी। मीटिंग में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। ईरान का कहना है कि 3 दिन पहले इस मीटिंग में ईरान पर हमले की योजना बनाई गई, जिसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के लिए अमेरिका की साजिश सामने आ चुकी है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल ईरान को खतरा है कि अमेरिका इजराइल को फ्रंट फुट पर रखकर उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर सकता है। वैसे भी पिछले 9 महीने से बेंजामिन नेतन्याहू परमाणु ठिकानों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए रेकी भी कराई जा चुकी है। अब स्पेशल ऑपरेशन कराकर कभी भी तबाही लाई जा सकती है, जिसमें पहला टारगेट फोर्दो एटमी ठिकाना हो सकता है, जहां ईरान ने S-300 लगाए हुए हैं। इजराइल वहां 2000 किलो या उससे ज्यादा के कई बम गिराकर अरब में विनाशक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने से हमला कर सकता है और इसके लिए ईरान ने खुफिया मिलिट्री बेस बना लिया है। जमीन के कई फीट नीचे सीक्रेट ठिकाना बनाया गया है, जहां पर बनी सुरंग से परमाणु ठिकानों तक जाने का भी रास्ता है। सुरंग काफी बड़ी है, जिसमें मिसाइलों की खेप मौजूद है, जहां पर 2 नई अंडरग्राउंड मिसाइलों को तैनात किया गया है, जिससे इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर बेस पर हमले की तैयारी है। खुफिया ठिकानों में मिसाइल के अलावा ड्रोन भी रखे गए हैं। सुरक्षा के लिए
S-400 तैनात किए गए। इजराइल के टारगेट पर 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जिसमें फोर्डो सबसे पहला टारगेट है, जबकि नतांज और बुशहर की जासूसी इजराइल करा चुका है। यानी इन तीनों ठिकानों को लेकर इजराइल के पास इनपुट है कि यहीं ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन करके परमाणु हथियार तैयार किए हैं। इसकी जानकारी IAEA के पास भी है। लेकिन ईरान ने अभी तक माना नहीं है कि उसने परमाणु हथियार बनाए हैं। बावजूद इसके वो पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुका है। इस बीच फारस की खाड़ी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन देखा गया है, जिससे अमेरिका ने ईरान की जासूसी के लिए भेजा था, जबकि इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने इजराइल में सर्वेलेंस ड्रोन भेजे थे। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है, जबकि ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को हमले के लिए तैयार रहने का सीक्रेट निर्देश दे दिया है। उधर इजराइल भी तैयारी कर चुका है कि वो पहले सीधा हमला करने से बचेगा। इस दौरान प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा करेगा, जबकि इस दौरान ईरान में प्रॉक्सी अटैक करा सकता है। अमेरिका की मदद से ईरान में सीरिया जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे खमेनी के खिलाफ ईरान में विद्रोह शुरू हो जाए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश है कि ईरान एक अस्थिर देश बन जाए, जिससे हमेशा के लिए खतरा खत्म हो सकता है। जबकि ईरान इजराइल की प्लानिंग समझ गया है, इसलिए वो पहले किए 2 हमलों से भी बड़ा अटैक कर सकता है। इसके लिए उसने अपना सुरक्षा चक्र बना लिया है, जिसमें रूस से मिले डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही नए रडार सिस्टम को भी लगाया है, जिसका नाम नजीर है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। जबकि अभी ईरान ग्रेट प्रॉफिट 19 के नाम से वॉर ड्रिल कर रहा है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा रही हैं, साथ ही एयर डिफेंस और ड्रोन की क्षमता भी जांची जा रही है। जबकि इजराइल के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। अगर ईरान ने पिछले हमलों से बड़ा अटैक किया तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल होने का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने कहा है, हमने इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी, तो सभी मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त एंटी मिसाइल सिस्टम हमारे पास नहीं है। मोसाद का इनपुट है कि ईरान के पास 1000 मिसाइलें हैं। ऐसे में एक साथ सभी के इस्तेमाल की संभावना कम है। लेकिन अगर ईरान ने संपूर्ण विनाश का इरादा कर लिया तो इजराइल का आयरन डोम और एरो उसे रोकने में नाकाम साबित हो सकते हैं। ऐसे में इजराइल को अमेरिका की जरूरत है, उससे डिफेंस सिस्टम लेकर ईरान के हमले रोके, साथ ही पलटवार के लिए अपनी हाईटेक मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए अहम खबर, हूती के ठिकानों पर US UK का हमला। सना और अमरान प्रांत में हमले हुए, फाइटर जेट से हूती पर अटैक किया गया। हूती की इन्फेंट्री ब्रिगेड टारगेट पर। तो जंग में पिछड़ रहे यूक्रेन के लिए F-16 फाइटर जेट गेम चेंजर साबित हो रहा है। जब से उसके पायलट F-16 की ट्रेनिंग से लौटे हैं, वो लगातार रूस में विध्वंसक हमले कर रहे हैं। अब एक यूक्रेनी पायलट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने रूस को परेशानी में डाल दिया है। अगर F-16 की बड़ी खेप यूक्रेन को मिल जाएगी तो न सिर्फ यूक्रेन रूस के हवाई हमले रोक सकता है, बल्कि रूस को बैकफुट पर भी धकेल सकता है। ये किसी भी युद्ध के इतिहास में पहली बार है कि जब एक फाइटर जेट ने एक साथ 6 क्रूज मिसाइल का खात्मा कर दिया हो।
पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला। और इस तरह यूक्रेन के F-16 पायलट ने रूस की 6 क्रूज मिसाइल को हवा में मार गिराया। आसमानी जंग के इतिहास में यह बड़ा कारनामा है, रूस के लिए एक बड़ा झटका और यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। हालांकि यूक्रेन ने ऐसा करने वाले पायलट का नाम नहीं बताया है, लेकिन उसने दावा किया है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिसमें रूस की 6 क्रूज मिसाइल को मार गिराया, जिस पर यूक्रेन एयरफोर्स कमांडर यूरी इग्नोट ने कहा है। इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने आमने सामने की जंग में 6 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया, जिनमें से 2 को जेट कैनन का उपयोग करके मार गिराया। यूक्रेन के लिए 13 दिसंबर का वो दिन काफी बड़ा था जब रूस ने जबरदस्त हमला किया था। उस दौरान हवा में 200 से ज्यादा ड्रोन थे। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे थे, जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास थी। फाइटिंग फैल्कन पायलट ने साहस दिखाया और अपने कौशल का परिचय दिया, जैसा उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। पायलट के मुताबिक ऑपरेशन के बाद लौटने पर तालियों से उसका स्वागत हुआ। उसने बताया 4 क्रूज मिसाइल को उसने सीधे हमले में मार गिराया, जबकि 2 क्रूज मिसाइल को कैनन से एक ही बार में नष्ट कर दिया, जबकि कैनन से क्रूज मिसाइल मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। इस दौरान क्रूज मिसाइल की रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके लिए पायलट को उन्हें खोजकर सिर्फ 500 मीटर दूर से फायर करना होता है। और उसने ऐसा ही किया। सभी मिसाइलों पर सटीक निशाना लगाकर यूक्रेनी एयरफोर्स का दिन शानदार बना दिया। दरअसल टॉप गन पायलट को अमेरिकी पायलट ने ट्रेनिंग दी थी, जिसमें क्रूज मिसाइल को मार गिराने का स्पेशल टास्क था, जिसके नतीजे अब आने लगे हैं। सोचिए, अभी F-16 से युद्ध में यूक्रेन बढ़त हासिल करने लगा है। जब F-35 मिलेगा तो हालात कितने बदल सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की ट्रंप से F-16 की कामयाबी दिखाकर F-35 की डिमांड भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो रूस के लिए बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि F-16 के बाद F-35 पूरा युद्ध बदलने का दम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब रीजन में जल रहा बारूद जैसे जैसे बंधक संकट पर युद्ध विराम की संभावना तलाश रहा है, वैसे वैसे हालात को विनाशक बनाने का प्लान भी एक्टिवेट हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले बंधक संकट खत्म नहीं होता है तो हालात बेहद ही विनाशकारी हो सकते हैं, जिसका ऐलान खुद ट्रंप ने कर दिया है। उन्होंने मियाद 20 जनवरी तय कर दी है और अगर इस मियाद में युद्ध विराम नहीं हुआ तो हमास के विनाश के लिए गाजा की बड़ी तबाही तय है। ट्रंप का फरमान जारी, अरब में युद्ध की तैयारी। इजराइल बनाम हमास की जंग की बुनियाद सिर्फ इजरायली नागरिकों पर हमला नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंस के पीछे इजराइल का मकसद है बंधक नागरिकों की आजादी। हालांकि नेतन्याहू के इरादे कुछ और हैं, लेकिन आम नागरिकों के दबाव में वो एक बार फिर बंधक संकट पर केंद्रित हुए हैं।
और इस बुनियादी केंद्र पर ट्रंप का साथ उनके शपथ ग्रहण से पहले ही इजराइल को मिल गया है। दरअसल ये अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है, जिसके केंद्र में हमास और उनके समर्थक हैं। और इस चेतावनी का मकसद अरब रीजन में बारूदी बिसात बिछाना है, जिसमें 20 जनवरी आखिरी मियाद है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इजराइल जंग रोकने या विस्तार देने के लिए एक ही मुद्दे पर टिका है। बंधक इजरायली नागरिक जिन्हें रिहा कराने के लिए दोबारा कोशिश शुरू हुई है, जिसमें मोसाद चीफ दाविद बार्निया भी शामिल हैं। लेकिन सवाल बंधकों के जिंदा होने का है। अगर वो जीवित हैं तो इजराइल को सौंपकर हमास युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ सकता है।